हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस ऑफ वन अकेडमी, जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे इज 5th ऑफ फेब, फ्राइडे। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कोट ऑफ द डे, जिसमें एक हम पोएम के एक स्टांजा के बारे में जिक्र करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स हम देखेंगे। सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ 1 in 5 इंडियंस एक्सपोज्ड टू नोवल कोरोना वायरस। ये जो सैरो सर्वे आईसीएमआर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ये जनरल स्टडी 3 में आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसे आप रिलेट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड जो है, कीप दिल्ली आउट ऑफ चक्का जाम ऑन फेब 6 को जो हुआ। ये एक जो भारतीय किसान जो यूनियन है, उनके जो लीडर हैं टिकैत, राकेश टिकैत, उन्होंने बोला है फार्मर्स को कि किस तरह से हमें प्रोटेस्ट को करना है, किस तरह से हमें बिहेव करना है। मिसिंग द गांधीयन इम्प्रिंट, ये एडिटोरियल है जो कि पेज नंबर 6 के ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद एक कार्टून सेक्शन है, दैट इज़ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्टून सेक्शन है। उसके बारे में हम देखेंगे, जो कि हमारा करंट क्या सिचुएशन है उसके बारे में है। और नेशनल पार्क्स, जैसे कि वान अकेडमी ने आपको प्रॉमिस किया था कि हम जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी कवर करेंगे। और आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा। धीरे धीरे हम ग्रेजुअली जो है स्टैटिक पोर्शन वो भी कवर करेंगे। और उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, उसके बारे में हम देखेंगे। और सॉरी, उत्तर प्रदेश, और जिसके की कैपिटल और नेबर्स, इसके बारे में हम देखेंगे। दिस इज उत्तर प्रदेश के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कोट ऑफ द डे में एक पोएम है, उसका ये लास्ट स्टेंजा है। पोएम इज बाय रुडयार्ड किपलिंग। इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, और वॉक विद किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच। गाइस, इस लाइन के ऊपर प्लीज ध्यान दीजिए। ये जो पोएट हैं, इन्होंने बेसिकली ये इनकी पोएम है, इफ नाम की पोएम है। आप पढ़ सकते हो पूरी पोएम, इंटरनेट पे अवेलेबल है, बहुत अच्छी पोएम है। इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, और वॉक विद किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच। यानी कि हमें जो कॉमन टच है, चाहे हम कहीं भी चले जाएं या हम किसी भी मुकाम पे पहुंच जाएं, लेकिन जो कॉमन टच है, जो आम लोगों के साथ हमारा बातचीत करने का, उठने बैठने का जो तरीका होना चाहिए, वो बुरा नहीं होना चाहिए। वो एक प्राउड नहीं उसमें दिखना चाहिए। प्राउड, सॉरी, एक अहंकार वाली जो फीलिंग होती है वो नहीं उसमें दिखना चाहिए। इफ नाइदर फॉयज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट with 60 seconds worth of distance run, yours is earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. ये जो पोएट हैं, इन्होंने, इनकी बहुत अच्छी ये पोएम है इफ़, इसे आप पूरा पढ़ सकते हो। और ये वाली लाइन जो है एक आज का कोट जो है, इसे आप याद रख सकते हो। और उसके बाद जो हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स देखेंगे। सबसे पहले जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट सैरो सर्वे, जो कि आईसीएमआर द्वारा ये कंडक्ट किया गया है। और इसमें जैसे लोगों को सर्वे किया जाता है, अलग अलग जो पॉपुलेशन की एजेस हैं, अलग अलग एज की जो पॉपुलेशंस हैं, जैसे 10 to 17, 18 to 44, 45 to 60 एंड 60 अबव जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके बारे में। अब ये तीसरा फोल्ड है, थ्री फोल्ड राइज सिंस अगस्त, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन स्टिल वल्नरेबल। अभी जो आईसीएमआर ने बताया है, इंडियन काउंसिल ऑफ जो मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने बताया है कि अभी भी जो लार्ज प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का, बहुत ज़्यादा जो संख्या अभी भी लोगों की जो है वो वल्नरेबल है, अभी भी खतरे में है। नियर 1 in 5 इंडियंस हैव बीन इन्फेक्टेड बाय SARS-CoV-2 कोरोना वायरस जो है, अंटिल दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 तक नियरली जो इनका सर्वे है, उन्होंने एवरेज बताई है कि 5 जो इंडियंस हैं उनमें से एक जो है
वो इन्फेक्टेड है इस वायरस से। और इन्होंने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे मैसेज दिया है, जो डॉक्टर बैराम भार्गव जो हैं डायरेक्टर जनरल हैं आईसीएमआर के, और इन्होंने बताया है। और इस मैसेज को पढ़ने से पहले मैं आपको एक यहाँ पे जो इन्होंने एक्सपोजर रेट्स बताए थे, और मई से लेके इन्होंने जब काउंट किया था तो वो इट वाज 0.7%। अगस्त से लेके सितंबर तक जो था 7.1%। और दिसंबर से अभी जैन 8 तक इन्होंने काउंट किया है, और दैट इज़ 21.5% जो एक्सपोजर या लोगों को पॉपुलेशन जो है उनको इन्फेक्शन है ये। और यहाँ पे जो मेल फीमेल में इन्होंने सेपरेशन करके यहाँ पे बताया है। उसके बाद जो डिफरेंट एजेस हैं, सबसे ज़्यादा जो देखिए यहाँ पे एज इफ़ेक्ट होती है दैट इज़ 10 to 17। उसके बाद जो 19 से लेके 44 जो एज है, मतलब कि जो यंग पीपल हैं। और ये एक बात का हिस्सा भी रहा था कि जो यूथ है इंडिया इस वायरस से इस वजह से ज़्यादा इफ़ेक्टेड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ की जो ज़्यादा जो पॉपुलेशन है दैट इज़ क्वाइट यंग पीपल आर देयर। और इसी के साथ आप याद भी रख सकते हो, हमारी GS1 के अंदर सोसाइटी में जो टॉपिक कवर होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, आप उसके साथ भी इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो दैट इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू 37 ईयर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो अभी रेडी है, और तैयार रहना चाहिए हमें किस तरह से ये जो यूथफुल पॉपुलेशन है, ये यूथ पॉपुलेशन है, एक यंग पॉपुलेशन है, किस तरह से हमें इसे एक ह्यूमन रिसोर्स बनाना है ताकि हमारा जो नेशन है वो भी डेवलप करे, और जो इंडिविजुअल्स हैं इस नेशन में वो भी डेवलप करें। और ये सर्वे का जो मेनली ये है कि एक जो इंडियन है आउट ऑफ 5 इंडियंस इज एक्सपोज्ड टू नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल जैसे कल भी मैंने वर्ड डिस्कस किया था, नोवेल का मतलब होता है कि न्यू कोरोना वायरस। और इसके बारे में आप क्वेश्चंस में भी मेंशन कर सकते हो। और ये जो इम्पोर्टेंट एक मैसेज है इज दैट ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स वल्नरेबल। अभी भी वो वल्नरेबल है, एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन की जो संख्या है अभी भी वल्नरेबल है। उसके बाद जो वैक्सीन्स आर नेसेसरी एंड देयर कैन बी नो कॉम्प्लेसेंसी विद रिगार्ड्स टू मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड हाइजीन। यहाँ पे जो मास्क्स हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है अभी भी वो फॉलो करनी चाहिए। जो डिक्लाइन हुआ है इन्फेक्शन के जो रेट्स हैं वो चाहे डिक्लाइन होते हुए हमें दिख रहे हैं इंडिया के अंदर, बाकी सारी कंट्री से बहुत अभी यहाँ पे जो इन्फेक्शंस के रेट हैं वो बहुत कम है। इवन कि आपको पता होगा कि यूके के अंदर और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर एक अलग जो वेरिएंट है अभी, जो इसका कोविड एक सेकंड जो इसकी जनरेशन है वायरस की, वो अभी वहाँ का जो वेरिएंट है वो भी अभी दिखा है। और काफ़ी सारे जो ट्रैवलर्स वहाँ से यूके से जो आ रहे थे उनके ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट जो रूल्स अप्लाई किए गवर्नमेंट ने। और आप देख सकते हो कि हमारा जो इंडिया था काफ़ी सेफ था इससे। और अभी बहुत कम केसेस जो हैं वो नोट किए गए हैं। और लेकिन हमें जो मास्क पहनने वाला जो एक वो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, और सोशल जो डिस्टेंसिंग है वो बना के रखनी चाहिए, और हैंड हाइजीन और अपना ध्यान रखना चाहिए, आसपास जो है सफाई रखनी चाहिए। ये चीज़ों से हमें मुंह नहीं मोड़ना, हमें ये चीज़ों को बरकरार रखना है ताकि हम सेफ रहें, हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो भी सेफ रहें। और उसके बाद जो पेज नेक्स्ट पेजेस के अंदर एक पेज नंबर 5 के ऊपर ये एक आर्टिकल था दैट इज कीप दिल्ली आउट ऑफ चक्का जाम ऑन फेब 6। आप जानते हो कि कल जो फार्मर्स ने अनाउंस किया था, कल जो सैटरडे को फेब 6 को ये चक्का जाम करेंगे, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर जो इंडिया ऑल ओवर इंडिया वहाँ पे जो हाईवेज जो हैं उन्हें ब्लॉक करेंगे। और जब ये न्यूज़ आई थी तो हमने हाईवेज के बारे में भी पढ़ा था कि इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है। और आप अभी कमेंट बॉक्स जो कि लाइव चैट बॉक्स जो है आपके लिए एक्सेसिबल है, आप ज़रूर वहाँ पे अभी कमेंट करके बताइए कि जो इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है
इज़ इट रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, और वो भी आप उसका नाम भी बताइए, और ये भी बताइए कि वो नॉर्थ से साउथ रन कर रहा है या ईस्ट से वेस्ट रन कर रहा है। आप जल्दी से अभी कमेंट जो चैट बॉक्स है, लाइव चैट बॉक्स जो है उसके अंदर भी बताएं, और आप जो पब्लिक कमेंट्स होते हैं उसके अंदर भी बता सकते हैं। और यहाँ पे जो राकेश टिकैत हैं, इन्होंने फार्मर्स को अभी बोला है, ये बीकेयू के लीडर हैं, भारतीय किसान यूनियन है इसके लीडर हैं, और उन्होंने अपील किया है प्रोटेस्टर्स को टू कीप द ऑन गोइंग एजुटेशन पीसफुल। इन्होंने, ये लीडर हैं और किसान, भारतीय किसान यूनियन के, और इन्होंने बोला है कि इस प्रोटेस्ट को, इस जो ऑनगोइंग जो एजुटेशन है इसको पीसफुल रखा जाए, इसको पीसफुल रखा जाए, शांतिपूर्ण रखा जाए। दिल्ली वुड बी केप्ट आउट ऑफ चक्का जाम। इन्होंने बोला है कि दिल्ली में चक्का जाम नहीं होगा, वहाँ पे ब्लॉकेड नहीं होगा वहाँ पे फेब 6 यानी कि कल। आई अपील टू माई फार्मर ब्रदर्स टू कीप इट पीसफुल। इसे पीसफुल रखने की बात की है, अपील की है उन्होंने। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग पीपल ड्यूरिंग द स्ट्राइक। जब वो स्ट्राइक कर रहे हैं रोड पे, और तब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट करें। मतलब इनका जो मेन मैसेज ये है कि इस प्रोटेस्ट को पीसफुल रखा जाए। जैसे वॉयलेंस उस दिन क्रिएट हो गया था, 26 जैन वाले दिन वायलेंस जो क्रिएट हो गया था, एक गुट ने कुछ शरारती जो एलिमेंट्स होते हैं उन्होंने वायलेंस क्रिएट करने की वहाँ पे कोशिश की, और ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और मेन इनका जो मैसेज है ये है कि वहाँ पे इस प्रोटेस्ट को पीसफुल रखा जाए, और ड्यूरिंग द स्ट्राइक एंड स्प्रेड अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए कि किस तरह से ये जो लॉज हैं ये बहुत हार्मफुल हैं। और ही फर्दर अपील टू फार्मर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। कहीं भी किसी भी जगह अनपार्लियामेंट्री जो लैंग्वेज होती है, यानी कि हमारे इंडिया के खिलाफ, हमारे पार्लियामेंट के खिलाफ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज ना यूज़ करें। क्योंकि ये उन्होंने बताया है कि ये रोटी के लिए फ़ाइट है, ये लड़ाई जो है हमारी ये रोटी के लिए है, ना कि वोट्स के लिए है। हम वोट्स के लिए लड़ाई नहीं कर रहे, बल्कि वी आर नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट बट वी आर अगेंस्ट दिस लॉ। ये उन्होंने बताया है कि हमारी जो लड़ाई है रोटी के लिए है। और उनसे जब पूछा गया कि जैसे एक गर्ल हैं, जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग, जिन्होंने अभी फार्मर्स की जो प्रोटेस्ट है उसे सपोर्ट किया था, उसके विषय में उनका क्या कहना है। और उन्होंने बताया कि ये एक आइडियोलॉजिकल बैटल है, आइडियोलॉजी की बैटल, आइडियोलॉजी जो हमारी होती है उसकी बैटल है ये। और दोज हु एग्री विद फार्मर्स हैव कम इन सपोर्ट। और जो फार्मर्स के साथ एग्री कर रहे हैं, और उन्होंने सपोर्ट भी दिया है फार्मर्स को। इसके अलावा आप याद रख सकते हो कि जो हमें आर्टिकल 19 है, बेसिकली इसमें 6 जो फ्रीडम्स दी हुई हैं हमें। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट, सबसे पहले टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये आर्टिकल 19 सब क्लोज ए, सब क्लोज ए के अंदर है, और सब क्लोज बी के अंदर है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। हमें वहाँ पे असेंबल करना है पीसफुली और पीसेबली। इकट्ठे हो सकते हैं हम, लेकिन पीसफुली इकट्ठे हो सकते हैं, पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, बिना आर्म्स के, बिना हथियारों के। टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें हम बना सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हो कि इसके साथ जो है रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी गिवन है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर आल्सो देयर। आर्टिकल 19 टू के अंदर, आर्टिकल 19 जब क्लॉज 2 के अंदर आप पढ़ते हो, वहाँ पे जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आपको राइट्स दिए हैं, बल्कि उसके ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ये नहीं है कि एक इंसान अपना राइट फॉलो कर रहा है और वहाँ पे वो दूसरों के राइट छीनने के लिए, या वहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि जब वायलेंस हुआ था वहाँ पे, जो डीटीसी की जो दिल्ली की बसेस थी वहाँ पे किस तरह से और बहुत सारा वायलेंस वहाँ पे क्रिएट हुआ, जो कि एक पब्लिक जो मॉन्यूमेंट्स हैं या पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसे हार्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो किसी सरकार का पैसा नहीं है, वो हमारा ही पैसा है, हमारे ही जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो पे करते हैं। जो रिस्पॉन्सिबल जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो अपना मनी पे करते हैं, वहाँ पे टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसी में से खर्च करके
पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसे तैयार किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट इज जस्ट अ मैनेजर ओवर अस। और जो चीज़ें हमें नहीं पसंद हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अंडर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, एडिटोरियल है पेज नंबर 6 के ऊपर। और जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर थे, फॉर्मर डायरेक्टर, उनका ये एक बेसिकली एडिटोरियल में उन्होंने आज लिखा है, राइटर हैं वो। और नाइदर द गवर्नमेंट नॉर द अर्बन मिडिल क्लास हैव फेल्ट अ सेंस ऑफ, ये सब हेडिंग है इसका। नाइदर द गवर्नमेंट, ना तो गवर्नमेंट और ना अर्बन जो मिडिल क्लास हैं, हैव फेल्ट अ सेंस ऑफ अनईज ओवर द फार्मर्स डिस्पेयर। देखिए, जिस तरह हमने जो हिस्ट्री के अंदर भी काफ़ी सारे प्रोटेस्ट देखे हैं, जो हमारा नेशनल मूवमेंट रहा है फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, जो मूवमेंट हुआ था हमारा, उसमें भी जो काफ़ी सारे मिडिल क्लास थे, उन्होंने बहुत से ऐसे इवेंट्स थे, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, देन क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। ये बहुत सारे जो एजिटेशंस थे, प्रोटेस्ट थे, उसमें बहुत सारे इस तरह के प्रोटेस्ट हैं जो कि ऑल इंडिया, जो ऑल मासीज उसमें थे, वुमेन थे, उसमें बच्चे भी थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट थे जिसमें मिडिल क्लास जो था वो थोड़ा सेपरेट था, वो थोड़ा हट के रहा, सेपरेट रहा। और बहुत सारे जो फार्मर्स थे या गरीब तबका था तब, उन्होंने सिर्फ लीडर्स का साथ दिया, और इवन कि बहुत सारे मिडिल क्लास तब भी सेपरेट रहे थे। और इसमें भी कहा गया है, आज के जो प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का, इसको रिलेट किया गया है कि ना तो गवर्नमेंट और ना यहाँ पे जो मिडिल क्लास रहती है, उन्होंने दे हैव फेल्ट अ सेंस ऑफ अनईज फॉर द फार्मर्स डिसअपियर। उन्होंने उस चीज़ को नहीं समझा, और ना वो समझ रहे हैं। गिफ्टेड जर्नलिस्ट जो वेद मेहता हैं, जो लास्ट मंथ जो पास अवे, ही पास्ड अवे, एंड बिलीव्ड, वो बिलीव करते थे कि जो गांधी जी थे, ही वाज हार्ड टू कॉपी। उनको जो कॉपी करना, उनकी जो आइडियोलॉजीज थी, उनको कॉपी करना वो बहुत ही मुश्किल है। मेहता फाउंड गांधी स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल कंडक्ट, इसे आप GS4 के अंदर भी इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं वो दे सकते हो। और फार टू हाई फॉर एमुलेशन बाय अदर्स। ही आल्सो थॉट दैट गांधी वाज लकी नॉट टू बी born इन लियोपोल्ड्स कॉन्गो एंड स्टैनलीस रशिया और हिटलर्स जर्मनी। और अंडर सच रिजाइम्स ही वुड हैव मेट हिज डेथ इन अ पग, मेहता रोड। और उसके बाद नेक्स्ट जो है अ कम्प्लेक्स लेगेसी के बारे में बात की है। उसी आर्टिकल के अंदर मेहता जो है उन्होंने रिकॉल किया था, जो डायलॉग हुआ, एक बात हुई गांधी जी और नेहरू जी के बीच में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनके बीच में और महात्मा गांधी के बीच में बात हुई, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। आप इस प्रोटेस्ट को रिलेट करके देख सकते हो उसके साथ। जैसे अभी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वहाँ पे, कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे, 1922 में वो चला। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919, अ, उसके बाद ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला वहाँ पे। और तब क्या हुआ कि एक एक वायलेंट इंसिडेंट हुआ वहाँ पे। जो एक विलेज है उत्तर प्रदेश के अंदर, चौरी चौरा विलेज जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पे एक वायलेंट इंसिडेंट हुआ। जैसे आप जानते हो कि वहाँ पे जो लोग थे, उन्होंने कैसे उनको पहले उकसाया गया, और उन्होंने उसकी वजह से वहाँ पे जो एक लोकल वहाँ पे पुलिस थाना था, वहाँ पे अंदर जाके बाहर से बंद करके, वहाँ पे जो अंदर थे उन्होंने थाने को आग लगा दी, और वहाँ पे बहुत सारे जो पुलिस वाले थे वो जल गए, और जिंदा जला दिया उनको। लेकिन और इसके बाद जो गांधी जी थे, उन्होंने डिसाइड किया विदड्रॉ करने को। देखिए, एक तरफ ये प्रोटेस्ट है और एक तरफ वो प्रोटेस्ट था जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाला था। और गांधी जी ने उस समय किस तरह से डिसाइड किया था कि मैं इस प्रोटेस्ट को अभी विदड्रॉ कर रहा हूँ, अभी मैं ये नहीं करूँगा। और द फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट ही हैड लेड, जो उन्होंने पहली अभी मूवमेंट लेड की थी, जैसे 1915 में वो वापस आए थे वहाँ, साउथ अफ्रीका से वापस आए, और कैसे उन्होंने डिसाइड किया, इस वायलेंट के एक इंसिडेंट की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये विदड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ पे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनकी आइडियोलॉजी आप देख सकते हैं, डिफरेंस यहाँ पे। और उन्होंने कहा कि क्वेश्चन पूछा गांधी जी से, मस्ट वी ट्रेन द 300 एंड ओड
millions of India in the theory and practice of non-violent action before we can move forward. और कि हम बाकी अभी जो हैं आगे जाने की बजाय हम जो लोग हैं वहाँ पे क्या उनको नॉन वायलेंट का वहाँ पे पाठ पढ़ाएं, क्या ये ज़रूरी है यहाँ पे? और गांधी जी ने जो रिप्लाई दिया वहाँ पे, एंड वॉज शॉर्ट एंड अनइक्विवोकल, यस, उन्होंने एक ही वहाँ पे जवाब दिया वहाँ पे कि हाँ ये ज़रूरी है नॉन वायलेंट का, जो हमने डिसाइड किया था कि जो हमारा प्रोटेस्ट है वो नॉन वायलेंट रहेगा, क्योंकि वो लोग जिनका नुकसान हो रहा है वो भी अ, हमारे ही भाई बहन हैं। और इवन कि एज अ ह्यूमैनिटी पूरे हम भाई बहन हैं, हम ब्रदर्स हैं, हम ब्रदर सिस्टर्स हैं, और हमें एक दूसरे का नुकसान नहीं करना, बेसिकली ये उनका कहना था। और आप आज रिलेट देख सकते हो आज इसे। और बेसिकली उनका जो कंसर्न था दैट वाज रूरल इकोनॉमी, और उसी को लेके जो आर्टिकल लिखा गया है वहाँ पे, बहुत सारे आर्टिकल जो हैं डीपीएसपी के अंदर लिखे गए हैं, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल्स कहलाए जाते हैं, सोशल प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से कुछ गांधीयन प्रिंसिपल हैं। वो आप वहाँ पे देख सकते हो आर्टिकल जैसे 40 है, और उनकी आइडियोलॉजी को दर्शाता है वहाँ पे। और उनका डीप कंसर्न था कि जो विलेजेस हैं, जो रूरल इकोनॉमी है, देश को खड़ा करना है तो रूरल इकोनॉमी को आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही वहाँ पे ज़रूरी है। और किस तरह से his legacy for India and rest of the modern world is not confined to the culture of protest। वो सिर्फ यही नहीं उनकी लेगेसी सिर्फ यही नहीं थी कि हम जो है प्रोटेस्ट करें, और किस तरह से हम उन्हें जो सिर्फ प्रोटेस्ट की एग्जांपल हम उनसे लें, बल्कि बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे प्रोटेस्ट भी करना है तो वो पीसफुल होना चाहिए, बहुत एक पीसफुल होना चाहिए प्रोटेस्ट। और जो यहाँ पे जो बेसिकली आज की हम बात करें, और जो फार्मर्स हैं उनको बेसिकली ऑपोजिशन इनिशियल जो पोजीशन रहा गवर्नमेंट का ये है दैट ऑपोजिशन टू द न्यू फार्म लॉ इज़ बेस्ड ऑन मिसअंडरस्टैंडिंग। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर रहा, और फार्मर्स को बोला गया कि वो मिसलेड हैं। और किस तरह से बेसिकली ये इनको इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हो सकते हैं। हमारे प्रिजुडिस रहता है हमारे माइंड के अंदर कि शायद वो पढ़े लिखे नहीं हैं, शायद वो अर्बन एरिया से दूर हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं उसमें जो अर्बन क्लास वहाँ पे जो लोग रहते हैं उससे वो काफ़ी हटके हैं, वो पिछड़े हैं, वो बेसिकली आपको पता ही होगा कि किस किस तरह के जो कमेंट किए गए। और देखिए यहाँ पे जो ज़रूरत थी कि फार्मर्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक डायलॉग जो होना चाहिए था, एक दूसरे को समझ के होना चाहिए था। और परसुएशन की यहाँ पे बात की गई है, यूज़ ऑफ परसुएशन इन दिस कंटेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें। और परसुएशन होता क्या है? परसुएशन इज व्हाट दिस कन्फ्लिक्ट रिक्वायर्स फॉर रेजोल्यूशन। ये अभी ज़रूरत है यहाँ पे। लेट अस एग्जामिन इन इट्स नेचर अलॉन्ग विद मीडिएशन। परसुएशन रैंक्स हाई। मीडिएशन के अलावा जो परसुएशन होता है, परसुएशन इज अनदर देन मीडिएशन। द कंडीशन इज, इसमें ये कंडीशन होती है कि जो परसुएडर होता है, जो परसुएड करता है, और जो परसुएडेड जिसको परसुएड किया जाता है, वो दोनों इक्वल पार्टनर्स होने चाहिए एक्ट के अंदर। और जो दोनों साइड्स हैं, टू साइड्स मस्ट बी इक्वल टू बिगिन। और उन्हें फील होना चाहिए कि वो इक्वल हैं, ना कि उन्हें दबाना चाहिए। देखिए अभी जो वहाँ पे किस तरह से जो फार्मर्स ने भी बोला है कि वो हाईवे जो है वो ब्लॉक करेंगे, और गवर्नमेंट ने भी उसके उसी को देख के उन्होंने वहाँ पे वहाँ पे दिल्ली के अंदर अभी उन्होंने जो इंटरनेट है उसे डाउन कर दिया है वहाँ पे, और काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस और काफ़ी सारी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की है जो 26 जनवरी को वॉयलेंस हुआ उसको देख के। और कल जो एमपीज़ हैं वहाँ पे, इंक्लूडिंग वहाँ पे बहुत सारे एमपीज़ जो थे, और उनको अभी वहाँ पे मिलने नहीं दिया गया। और ये भी फार्मर्स को सही नहीं लगा कि किस तरह से उन्हें दबाया जा रहा है, एक साइड पे सप्रेस किया जा रहा है, और एक साइड पे उनसे बात करने की बात की जा रही है। और इनइक्वालिटी बिटवीन द फार्मर्स एंड द स्टेट, इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द रूरल अर्बन जो गैप है, जो रूरल और अर्बन के बीच में गैप रहता है। बेसिकली जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनको और वहाँ पे और डेवलप किया जाता है, लेकिन जो रूरल इंडिया है हमारा, वो आज भी बहुत पीछे है, बहुत पछड़ा हुआ है।
और एज अ प्रोफेशनल कम्युनिटी फार्मर्स सफ़र फ्रॉम द कॉमन स्टीरियोटाइप्स जो रहते हैं, फार्मर्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू नो देयर ओन गुड। ये समझा जाता है कि फार्मर्स जो हैं वो अपना जो वो अपने आप को नहीं समझ सकते, क्या उनको चाहिए, क्या ज़रूरत है उनको, वो ये नहीं समझ सकते। ये बात कोई उनको बताने वाला चाहिए, बल्कि ये बात नहीं है। Tradition to political use. Gandhi did not invent this vision. He spotted it in a tradition and put it to a new political use. जो उनको वैल्यू सिस्टम था उसके बारे में बात की जाती है, और वो जो वैल्यू सिस्टम है वो हम हर एक के अंदर होता है। देखिए, जब भी कोई, जैसे हमारा नेबर जो है वो बीमार होता है या उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम उसे पूछते हैं कि क्या आपको ज़रूरत तो नहीं है, या कोई भी ज़रूरत होती है तो हम उनकी हेल्प करते हैं। या टीचर्स, जो हमारी ह्यूमैनिटी के अंदर ये चीज़ें हैं, जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को बताते हैं कि हमें जैसे हमारा कोई मेंबर है या हमारा कोई राइवल टीम या जो ऑपोजिशन टीम है, जैसे हम कोचेस भी सिखाते हैं कि जो हमारा ओपोनेंट है उस टीम के अंदर, जब वो इंजर्ड हो, तब उससे उस चीज़ का तब एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। और ये एक हमारा एक वैल्यू सिस्टम है, हमारे कम्युनिटी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर ये पाया जाता है। और बेसिकली ये अभी पर्सुएशन के साथ ही हल हो सकता है, ये वाली जो इम्पास है फार्मर्स और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। और इसको अभी समझने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि किस तरह से उन्हें जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी बताया था कि जो फार्मर्स हैं, क्योंकि कुछ जो इसके सपोर्टर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं इसके, वो कहते हैं कि ये ज़रूरी है एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए, उसे उठाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन वो एक गैप है उसके बीच में कि अगर ये उनके लिए ज़रूरी है तो उनको क्यों नहीं समझ आ रहा, फार्मर्स को क्यों नहीं ये समझ आ रहा, एक्सपर्ट्स को सिर्फ समझ आ रहा है या गवर्नमेंट को समझ आ रहा है, देन फार्मर्स वाई डू दे डोंट अंडरस्टैंड। ये देश के लिए एक बहुत ही नुकसान वाली कंडीशन है। देश का एक, इंडिया हमारी कंट्री का, कहाँ इसको डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए और कहाँ गवर्नमेंट जो है अड़ी हुई है अपनी बात पे कि जल्दी से वो एक कानून लेके आई, बिना जो पार्लियामेंट की स्क्रूटनी होती है इस तरह की ऑर्डिनेंस के रूप में वो लेके आई, और उसके बाद उस पे प्रॉपर जो डिबेट्स डिस्कशन नहीं हो पाते, और उसके बाद बहुत लंबे समय तक वो प्रोटेस्ट चलता है और इस तरह से देश का नुकसान होता है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर एनी गवर्नमेंट। इस तरह से नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे बताया कि प्रॉपर जो है डिस्कशन डिबेट होना चाहिए, जो कि होना चाहिए था और जो इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने नहीं किया। स्ट्रगल वर्सेस वैल्यूज़, जो अभी यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे इस जो प्रोटेस्ट का है, मैनी अमंग द प्रोटेस्टर्स हैव लॉस्ट देयर लिव्स, वहाँ पे उनकी जानें गई हैं, उनकी डेथ्स हुई हैं, जिनको कि इग्नोर किया जाता है। और आज हम एक और डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल, एक जो कार्टून सेक्शन है उसको, उसके साथ रिलेट करके इस चीज़ को हम देखेंगे। ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स अ फ्यू लैक फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड। पिछले दशक के अंदर जैसे बहुत सारे हज़ारों लाखों किसानों ने जैसे सुसाइड किया, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। देयर डिस्पेयर हैज़ नॉट मूव्ड मैनी इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स एंड अदर सिटीज़। और उनकी जो पीड़ा है उनको ये समझ नहीं पा रहे। अपेरेंटली इंडिया हैज़ गॉन थ्रू अ सी चेंज इन वैल्यूज़ बोथ पर्सनल एंड कलेक्टिव लेवल। आज हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर फार्मर्स वहाँ पे एक ठंड के अंदर वहाँ पे बैठे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है हमें। आज हमारी जो वैल्यूज़ के अंदर चेंज आया है, जो पहले वैल्यूज़ थी और अब जो हमारी वैल्यूज़ के अंदर चेंज आया है, ऐसा इस तरह से नहीं होना चाहिए। और हम जनरली कहते हैं कि जब हमारे पास एजुकेशन होती है और तब हम एक अच्छी सोसाइटी बन पाते हैं। लेकिन देखिए, एजुकेशन जो अपर मिडिल क्लास लोग होते हैं या मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो भी एजुकेटेड हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोटेस्ट में या सपोर्ट नहीं करते, ये राइटर का कहना है। और एजुकेशन ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बल्कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम हमारी कंट्री का, हमारे नेशन का होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। कार्टून सेक्शन के अंदर जैसे द हिंदू ने कवर किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्विटर ट्विटर के ऊपर किस तरह से जो क्रिकेटर्स हैं या बैडमिंटन के जो प्लेयर्स हैं, टेनिस प्लेयर्स हैं, और पूरे वर्ल्ड के अंदर वहाँ पे जैसे डे बिफोर यस्टरडे भी हमने डिस्कस किया था कि जो एक पॉप सिंगर थे रिहाना, उन्होंने ट्वीट किया किस तरह से और वहाँ पे बताया कि हम क्यों प्रोटेस्टर्स के बारे में, हम क्यों इस प्रोटेस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे वर्ल्ड लेवल के ऊपर, या इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही। और उसको लेके और काफ़ी सारे जो हमारी
नेशन के हमारे जो लोग हैं उन्होंने बताया है कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उन्होंने भी इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगेंडा ये हैशटैग जो चलाया है वहाँ पे, और किस तरह से अब हम यूनाइट खड़े हैं, आपस में लड़ रहे हैं और सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर। और लेकिन जब हमारे वहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनकी डेथ होती है, डिकेट्स जैसे यहाँ पे मेंशन किया, ओवर द पास्ट फ्यू डिकेट्स अ फ्यू लाख फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड, वहाँ पे उन्होंने किया है। जब वो अपना लोन लेते हैं और चुका नहीं पाते, प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है उनको, और उसके बाद इस तरह से हम यूनाइट हो जाते हैं। एक फॉरेनर जब एक छोटा सा ट्वीट करता है तब हम यूनाइट होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे जो जाने जाती हैं उसकी परवाह नहीं है, और झूठा जो नेशनलिज्म है उसकी आड़ में हम जो है इस तरह से हम लड़ते हैं और यूनाइट होते हैं। यहाँ पे आप एक और जो न्यूज़ है ये पढ़ सकते हो, और किस तरह से हम लोग पहले किसी को हम गॉड बना लेते हैं, किसी प्लेयर को, किसी आर्टिस्ट को हम गॉड बना लेते हैं, उसके बाद हम फिर उसे ही क्या एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें भी समझना चाहिए एज अ सिटीज़न कि हमें प्रॉपरली एनालाइज करके चीज़ों को फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो स्टेट ऑफ द डे है दैट इज़ उत्तर प्रदेश, आप इसकी लोकेशन देख सकते हो, और यहाँ पे इसकी कैपिटल जो है लखनऊ है। और कौन कौन सी स्टेट्स इसके साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पे आपको लगेगा कि हिमाचल प्रदेश जो है काफ़ी ऊपर है और इसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती, बल्कि ये करती है। उसके बाद उत्तराखंड है, उसके बाद बिहार है, देन झारखंड है, देन छत्तीसगढ़ है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। यहाँ पे राजस्थान मेंशन नहीं किया, और आप यहाँ पे देख सकते हो राजस्थान भी है यहाँ पे, और हरियाणा भी है, और एक यूनियन टेरिटरी भी है, दैट इज़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद जो कंट्री है जिसके साथ ये बाउंड्री शेयर करती है यहाँ पे है नेपाल। और काफ़ी सारे जीआई टैग्स हैं यहाँ पे। देयर वाज अ ह्यूज लिस्ट, और मैंने इंपॉर्टेंट उठाई हैं वहाँ से। काला नमक राइस है, खुर्जा पॉटरी है वहाँ पे, मेरठ के सीजर्स हैं, बनारस ब्रोकेट्स एंड साड़ीज़, निज़ामाबाद ब्लैक क्ले पॉटरी एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आज आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आज वन एकेडमी पे आपके लिए हमने जैसे अभी से और जो स्टेटिक पोर्शन है उसे इंक्लूड करने के लिए सोचा है। आज हम नेशनल पार्क से लेके आए हैं, और हम स्टेट वाइज हम जो नेशनल पार्क्स हैं और इस तरह की चीज़ें, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, इस तरह की चीज़ें हम कवर करेंगे। और आईयूसीएन की जो कैटेगरी रहती है प्रोटेक्टेड एरिया की, उसमें ये सेकंड कैटेगरी के अंदर आते हैं नेशनल पार्क्स जो हैं। और यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख है, दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे जो 5 जो नेशनल पार्क्स हैं उसके बारे में बताया है। काजी नाग है, सलीम अली है, दचिंगम है, किश्तावर है, हेमिस है। और हेमिस जो है इट इज़ एट क्वाइट हाई एल्टीट्यूड, और इसमें जो स्नो लेपर्ड इस तरह के जो स्पीसीज़ हैं वो भी पाए जाते हैं। और स्नो लेपर्ड का आपको जल्दी से सर्च करके, अगर आपको पता है, वेल एंड गुड, नहीं पता तो आप सर्च करके अभी बता सकते हैं कि स्नो लेपर्ड का जो स्पीसीज़ है उसका अभी क्या स्टेटस है। आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट रहती है, जो 1964 के अंदर आई थी आईयूसीएन की रेड लिस्ट, और आईयूसीएन जो है इट वाज फॉर्म्ड इन 1948, और इंडिया ने 1960। आप ये भी बताओ कि इंडिया ने कब ज्वाइन किया था इसे। और दूसरा आप ये बता सकते हो, जैसे अभी हमने पूछा कि जो स्नो लेपर्ड है या लेपर्ड है उसका क्या स्टेटस है, ये आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जम्मू एंड कश्मीर का जो मैप है, गूगल मैप के अंदर यहाँ पे स्क्रीनशॉट है इसका। ये हेमिस नेशनल पार्क है, ये किश्तावर है, और यहाँ पे काजीनाग जो है नेशनल पार्क है। और यहाँ पे 2 और नेशनल पार्क्स हैं, एक सलीम अली है और दूसरा यहाँ पे है दचिंगम नेशनल पार्क। और 5 नेशनल पार्क जो हमने डिस्कस किए हैं, आप खुद भी इनका लोकेशन देख सकते हो और अपने जो नोट्स है उसके अंदर इसे जोड़ सकते हो। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है आपके लिए, आज वानी अकेडमी के ऊपर 12 नून के अंदर, 12 PM के अंदर वानी मैम जो हैं वो पॉक्सो जो एक्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लाइव होगा ये एनालिसिस, और लाइव डिस्कशन होगा। और आप 12 PM का है ये टाइमिंग, और आप जल्दी से अभी रिमाइंडर जो है सेट कर सकते हो वहाँ पे, और पूरे 12 PM आप इसे देख सकते हो। उसके बाद यूनियन जो बजट है उसके हाइलाइट्स भी आप देख सकते हो, जो कि पहले भी डे बिफोर यस्टरडे डिस्कस किया था। इसके हाइलाइट्स आप देख सकते हो यहाँ पे, बेल आइकन पे आप क्लिक करके ये दोनों वीडियोस जो हैं इनको देख सकते हो। यूनियन बजट वाली जो वीडियो पहले बनी थी, और इससे जो ये वाली वीडियो है जो ये आ जाएगी 5 फेब को। और
ज़रूर आप इस इनिशिएटिव को, इस वानी अकेडमी का यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यहाँ पे आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको इसकी पीपीटी और पीडीएफ मिलेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।